यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै भारत्यै सरस्वत्यै नमः। चलिए मित्रों, आज हम लोग काव्य प्रकाश के अंतर्गत काव्य भेद जो है उसमें भी जो मध्यम काव्य है उसके विषय में चर्चा करेंगे। आपको स्क्रीन में दिख ही रहा है कि आज का हमारा वर्णीय विषय क्या है। पिछले वीडियो में हमने काव्य भेद का जो प्रथम भेद है उत्तम काव्य, उसको बढ़िया से विस्तृत रूप से उदाहरण के साथ हम लोगों ने समझा। अब देखिए, आप यहाँ पर शुरुआत में अभी ग्रंथ में हम जाएंगे मध्यम काव्य को समझने के लिए, लेकिन इसके पूर्व में सामान्य रूप से काव्य के भेद कितने हैं, कौन कौन है और उसके क्या क्या स्वरूप है, मैं आपको शुरुआत में ही बता दे रहा हूँ। फिर हम लोग ग्रंथ में जाएंगे। आपको सामान्य रूप से तीनों भेद का स्वरूप भी पता चल जाना चाहिए, है ना, कि तीन भेद का क्या मतलब है। तो देखिए, काव्य जो है आपका, उसके तीन भेद आचार्य मम्मट ने मुख्य रूप से बताए हैं। क्या है वो तीन भेद? तो उन्होंने कहा उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य करके काव्य के तीन भेद है। अब प्रश्न होगा उत्तम काव्य क्या है? तो हम पिछले वीडियो में बढ़िया से देख लिए हैं उत्तम काव्य क्या है। उत्तम काव्य का उन्होंने बताया था कि जिस काव्य में वाच्यार्थ की अपेक्षया व्यंग्य अर्थ अतिशयेन भाषित होता हो वो आपका उत्तम काव्य है, ठीक है ना। वाच्यार्थ की अपेक्षया व्यंग्य अर्थ जिसमें अधिक भाषित होता हो, अतिशयेन भाषित होता हो, ऐसा जो काव्य है वो उत्तम काव्य है। और उसका दूसरा नाम भी उन्होंने वहाँ पर बता दिया था। उसका दूसरा नाम क्या बताया था? उसका दूसरा नाम बताया था ध्वनि काव्य, ठीक है ना। और उसका दृष्टांत भी बताया था। ये आप लोग समझ गए हैं। इसके बाद नंबर 2 का जो भेद है मध्यम काव्य, जिसका हम आज हम ग्रंथ को देख करके विस्तार से विचार करने वाले हैं, लेकिन सामान्य रूप से आप समझ जाइए मध्यम काव्य किसको कहते हैं। तो देखिए, उत्तम काव्य तो वो हुआ कि जिसमें वाच्य की अपेक्षया व्यंग्य अर्थ अतिशयन भाषित होता हो, वो तो उत्तम काव्य हुआ। लेकिन मध्यम काव्य किसको कहते हैं? तो आचार्य मम्मट ने कहा कि वाच्य की अपेक्षया व्यंग्य अर्थ अतिशयन भाषित न होता हो वो मध्यम काव्य है, ठीक है ना। उसका उल्टा हो गया। बात समझ में आई? उत्तम काव्य से बिल्कुल उल्टा हो गया। उत्तम काव्य था जिसमें वाच्यार्थ की अपेक्षया व्यंग्य अर्थ का अतिशयन भान होता हो, और मध्यम काव्य उसको कहा कि वाच्यार्थ की अपेक्षया व्यंग्यार्थ का अतिशयन भान न होता हो, है ना। वाच्यार्थ की बराबर होता हो, उससे अतिशयन न होता हो, मतलब वाच्यार्थ की बराबर में होता हो व्यंग्य का भी भान, अथवा उससे कम होता हो, लेकिन वाच्य से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसा जो काव्य होगा वो मध्यम काव्य कहलाता है। बात समझ में आई? अब इसको हम डिटेल से समझेंगे, उसके उदाहरण से, उसके दूसरे क्या नाम है वो सब समझेंगे ग्रंथ में जा कर के, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए। और नंबर 3 का जो भेद है, ठीक है, नंबर 3 का भेद क्या है? अधम काव्य। अधम काव्य किसको कहते हैं? तो जिसमें व्यंग्य अर्थ ही ना हो, है ना, सीधे से पकड़ लीजिए, जिसमें व्यंग्य अर्थ ही ना हो, केवल और केवल वाच्य अर्थ ही हो, वो हो गया अधम काव्य, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया उत्तम काव्य किसको कहते हैं, मध्यम काव्य किसको कहते हैं, अधम काव्य किसको कहते हैं। उत्तम काव्य हो गया वाच्य की अपेक्षया अतिशयन व्यंग्य जिसमें हो वो तो उत्तम काव्य हुआ, और मध्यम काव्य हो गया वाच्य की अपेक्षया व्यंग्य अतिशयन न हो, उसके बराबर हो या तो उससे कम हो, लेकिन उससे अतिशयन व्यंग्य अर्थ जिसमें ना हो, वो हो गया मध्यम काव्य। और नंबर 3 का अधम काव्य हो गया जिसमें व्यंग्य अर्थ ही ना हो, केवल और केवल वाच्य अर्थ ही हो, वही हो गया आपका अधम काव्य। तो ये 3 काव्य हो गए। आप लोगों ने सामान्य रूप से तीनों भेदों को समझ लिया। अब हम लोग आज के इस वीडियो में मध्यम काव्य को, जो पंक्ति उसने आचार्य मम्मट ने लिखी हुई है, उस पंक्ति को देख करके, उसकी व्याख्या को देख करके और उसके उदाहरण को समझ करके आज हम डिटेल से समझेंगे। तो चलिए हम लोग सीधा ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। देखिए, आप लोग एक ध्यान दीजिए, अन्य जगह आप जब वीडियो देखते हैं कि जो भी करते हैं यूट्यूब चैनल में, तो आप लोग प्रथम 2-3 मिनट का जो वीडियो होता है उसको आप छोड़ देते हैं,
ठीक है ना। आपकी प्रवृत्ति होती है कि तुरंत काट दिया, लेकिन ऐसा मत करिए। हमारे यहाँ जो चलता है तो उसमें पहले 2 मिनट में ही रहस्य होता है, उसको ज़रूर सुनिएगा, है ना, क्योंकि उसको छोड़ देंगे तो फिर आगे आपको मज़ा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। समझ में तो आएगा लेकिन आनंद नहीं आएगा आपको। तो चलिए ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम ग्रंथ में प्रवेश कर रहे हैं। आचार्य मम्मट द्वारा विरचित जो काव्य प्रकाश ग्रंथ है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस पूरे ग्रंथ में 142 कारिका है। लेकिन यदि पूछा जाए कि प्रथम जो आपका उल्लास है ना, उसमें कितनी कारिकाएँ हैं, तो ये भी आप लोग जान गए होंगे यदि पिछला वीडियो देखे होंगे। तो उसमें बताया था कि 5 कारिकाएँ इसमें दी गई है, ठीक है ना। प्रथम उल्लास में 5 कारिकाओं का निरूपण किया गया है, व्याख्या की गई है। उसमें जो प्रथम कारिका है उसमें मंगलाचरण किया है। नंबर 2 की कारिका जिसको हमने समझ लिया है, जिसमें क्या किया गया है, काव्य के प्रयोजन के विषय में विचार किया है। नंबर 3 की जो कारिका है उसको भी हम लोगों ने बढ़िया से देख लिया है। उसमें क्या किया, काव्य के कारण के विषय में विचार किया। और जब हमने काव्य के प्रयोजन को, काव्य के कारण को देख लिया, तो नंबर 4 की जो कारिका है, ठीक है ना, नंबर 4 की कारिका में क्या बताया है, काव्य सामान्य का लक्षण बताया है, काव्य का लक्षण बताया है कि काव्य क्या है। तददोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापी, कि अदोषो दोष रहित, सगुणों गुण वाले, अनलंकृति क्वापी मतलब कहीं पर अलंकार न भी हो, ऐसा जो शब्दार्थ हो उसको काव्य कहते हैं। हम लोगों ने चौथी कारिका से जाना। चौथी कारिका में भी पूर्वार्ध से जाना है, ध्यान दीजिएगा, पूरी कारिका से नहीं, पूर्वार्ध से। अब जब काव्य का सामान्य लक्षण हमने देख लिया, काव्य का स्वरूप हमने जान लिया, तो उसके भेदों, उसके कितने भेद है और क्या क्या भेद है, उसकी चर्चा अब आचार्य मम्मट करने जा रहे हैं। तद भेदान क्रमेण आह करके चतुर्थ कारिका के पूर्वार्ध में काव्य का स्वरूप बताया, उसी के उत्तरार्ध में काव्य भेद का जो प्रथम भेद है, उत्तम काव्य, उसको बताया है। तो आपकी 4 कारिकाएँ यहाँ तक समाप्त हो गए। अब 5वीं कारिका में हम प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है ना। 5वीं कारिका आप देखेंगे तो अभी आपको स्क्रीन में पूरी कारिका दिख रही है ना। ऊपर एक पंक्ति है अतादृशी और नीचे शब्द चित्रम। ये दोनों कार्य, ये 5वीं जो कारिका है उसके पूर्वार्ध से मध्यम काव्य का निरूपण हुआ है और उत्तरार्ध से अधम काव्य का निरूपण हुआ है। तो कुल मिला करके, और यहीं पर उल्लास समाप्त हो जाता है। तो कुल मिला के 5 कारिका है, और कौन सी कारिका में किस अंश में क्या वर्णन किया है ये भी आप लोगों को अब समझ में आ ही गया होगा, और कोई विशेष बात नहीं है। चलिए अब हम लोग मुख्य जो विषय है हमारे वीडियो का आज का, उसमें हम प्रवेश करते हैं। आपको स्क्रीन में पूरा दिख रहा होगा ग्रंथ। देखिए हम ग्रंथ को लेके चलते हैं। हम भी वो स्लाइड वगैरह बहुत कुछ बना सकते हैं, जो जो विषय पढ़ाना है उतना अंश लेकर के उसकी स्लाइड बना करके, पीपीटी बना करके हम आपको दिखा सकते, कर सकते हैं। लेकिन हम लोग उसको छोड़ करके हम ये ग्रंथ में इसलिए आपको ले आते हैं प्रतिदिन, ताकि आपको ग्रंथ समझ में आए, आपको ग्रंथ हृदयंगम हो जाए। इसके लिए देखिए पीपीटी में वस्तुतः क्या होता है, यदि हम करें भी तो उसमें तो हम लोगों का ही लाभ है, मतलब जो वीडियो बनाएगा उसका लाभ है। इसलिए कि जो हम समझ में नहीं आया उसको पीपीटी में डालेंगे ही नहीं। अपने मन से वो फोटो बनाना है, वो स्लाइड बनानी है, तो जो चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही उसको डालेंगे ही नहीं। क्यों बवाल करना, अच्छा हो, जो अच्छे से समझा सके हम लोग वही पीपी उसमें डाले स्लाइड में। तो इससे क्या हो जाता है कि ग्रंथ आपका छूट जाता है बहुत अंशों में। तो ग्रंथ पढ़ने में ये लाभ है कि एक एक पंक्ति आपको समझनी है, उसमें मैं कुछ छोड़ नहीं सकता हूँ। इसमें एक भी पंक्ति छोड़ूंगा आप कमेंट कर देंगे कि भाई वो पंक्ति तो आपने समझा ही नहीं। तो इसलिए ग्रंथ पढ़ना ही आपके लिए भी हितकर है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, इसको अन्यथा मत लीजिए। चलिए अब हम प्रवेश करते हैं चतुर्थ कारिका के पंचम कारिका के पूर्वार्ध में, जहाँ पर मध्यम काव्य का निरूपण किया है। तो देखिए क्या बताया, तो कहा कारिका से अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्येतु मध्यमम। बस इतने में मध्यम काव्य का स्वरूप बता दिया है कि मध्यम काव्य क्या है। मैंने आपको समझा दिया था पहले ही मध्यम काव्य का निरूपण, अब पंक्ति से समझेंगे, ठीक है ना, क्या है मध्यम काव्य। तो देखिए इसमें इतना पकड़िए, अतादृशी व्यंग्य, है ना, अतादृशी का अन्वय व्यंग्य के साथ करिए, अतादृशी व्यंग्य तु मध्यमम। बस इतना हो गया। ये बीच वाला शब्द थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, गुणीभूत व्यंग्य वो नहीं है, उसका स्वरूप के विषय नहीं बता रहा। क्या बता रहा हूँ बाद में बताऊंगा, अभी इतना पकड़िए, अतादृशी व्यंग्य तु मध्यमम। अतादृशी व्यंग्य, है ना, मतलब तादृश, तादृश मतलब उसके जैसा, है ना, व्यंग्य
तादृश का मतलब होता है उसके जैसा, और अतादृशी मतलब उसके जैसा न हो, व्यंग्य जिसमें, वैसे काव्य को मध्यम काव्य कहते हैं। अब आप कहेंगे उसके जैसा इसके जैसा ये क्या कर रहे हैं, तो देखिए इसके पूर्व में हम लोगों ने क्या देखा है, उत्तम काव्य को देखा है। वहाँ पर बताया था व्यंग्य के अर्थ कैसा होना चाहिए, अतिशयन होना चाहिए, अतिशयिनी व्यंग्य ऐसा लिखा था ना, आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है। अतिशयिनी व्यंग्य मतलब वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य जो है वो अतिशयन होना चाहिए, अतिशयन आधिक्यन भाषित होना चाहिए, तब उत्तम काव्य है, ऐसा कहा था। मतलब अतिशयित व्यंग्य होना चाहिए। अब यहाँ पर कह रहे हैं अतादृशी व्यंग्य, मतलब व्यंग्य अतादृशी उसके जैसा ना हो, उत्तम काव्य में जैसा व्यंग्य है वैसा ना हो, मतलब अतिशयन न हो, यही उसका कहना है। अतादृशी मतलब अनतिशायिनी, है ना, व्यंग्य अतिशयन न हो। अतादृशी मतलब उत्तम काव्य में जैसे अतिशयन होना चाहिए था व्यंग्य, वैसे यहाँ पर जहाँ पर न हो, अतिशयन मतलब व्यंग्य न हो, ऐसा जो काव्य होगा उसको कहेंगे मध्यमम, उस काव्य को कहेंगे मध्यम काव्य। आपको समझ में आ गया होगा कि वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य जहाँ अतिशयन न हो, अतादृशी व्यंग्य, है ना, मतलब तादृश वैसा अतिशयन व्यंग्य न हो, है ना, अतादृशी व्यंग्य मतलब अनतिशयन, अतिशयन आधिक्यन व्यंग्य जिसमें भाषित न होता हो, वाच्य अर्थ की बराबर में भाषित होता हो, अथवा तो वाच्य अर्थ की न्यून रूप से भाषित होता हो, जहाँ जिस काव्य में व्यंग्य, उस काव्य को कहेंगे मध्यम काव्य। आपको मैंने शुरुआत में भी यही बताया था कि भाई जिसमें वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य जो है अधिक भाषित न होता हो, उसके बराबर में होता हो, उससे कम में होता हो, तो उस काव्य को मध्यम काव्य कहेंगे। वही बात आचार्य मम्मट ने बताई है पंचम कारिका के पूर्वार्ध से। चलिए, अतादृशी व्यंग्ये सती मतलब अतिशयन व्यंग्य के न होने पर तू मध्यमम, मध्यम काव्य होता है। बात समझ में आई। और ये मध्यम काव्य जो है उसका एक दूसरा नाम भी है। क्या नाम है? जैसे उत्तम काव्य का दूसरा नाम था ध्वनि काव्य, उसी तरह ये मध्यम जो काव्य है उसका भी दूसरा नाम है क्या? गुणीभूत व्यंग्यम, ये उसका दूसरा नाम है। आपको पूछे मध्यम काव्य का अपरम नाम किम, तो ध्वनि काव्य करके मत आ जाना, गुणीभूत व्यंग्यम। अब देखिए, ये आप मध्यम काव्य का जो अपर नाम है, दूसरा नाम है, उसको यदि समझेंगे तो उससे भी आपको उसका स्वरूप याद रह जाएगा, है ना। गुणीभूत व्यंग्यम मतलब गुणीभूत हो गया है व्यंग्य जिसमें, है ना, गुणीभूत मतलब गौण हो गया है, वाच्य की अपेक्षा गौण हो गया, उसके बराबर है या तो उससे कम में है, ऐसा जो काव्य होगा वो मध्यम काव्य है। तो उसका नाम से भी आपको पता चल जा रहा है। वहाँ आपको उत्तम काव्य में नहीं पता चलता था, ध्वनि काव्य कहने से ध्वनि से नहीं समझ में आ रहा था, है ना, लेकिन यहाँ पर समझ में आ रहा है कि मध्यम काव्य का जो अपर नाम है गुणीभूत व्यंग्यम, मतलब गुणीभूत हो गया है व्यंग्य, गौण हो गया है व्यंग्य जिसमें, उस काव्य को कहेंगे मध्यम काव्य। तो आपको लक्षण समझ में आ गया होगा मध्यम काव्य का। क्या है मध्यम काव्य का लक्षण? कि भाई अतादृशी व्यंग्ये सती मध्यमम काव्यम भवति। जोड़ दीजिएगा कि भाई अतादृशी व्यंग्य मतलब वैसा व्यंग्य न अर्थ न हो, वैसा मतलब पूर्व उत्तम काव्य में जैसा अतिशयन व्यंग्य था वैसा यहाँ पर न हो, तो क्या होता है? मध्यम काव्य होता है। अतिशयन व्यंग्य जिसमें न हो उसको मध्यम काव्य कहते हैं, और उसका अपरम नाम है गुणीभूत व्यंग्यम, है ना। ये हो गया आपकी मूल कारिका की व्याख्या। अब हम नीचे चलेंगे, बस ज़्यादा इसको लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सरल है। आप लोग थोड़ा अनुगम करिए, उसको लगाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, वो कारिका की व्याख्या करने के लिए आचार्य मम्मट वृत्ति भाग में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? अतादृशी। कहा कि अतादृशी मतलब क्या, है ना, अतादृशी मतलब क्या? उसके जैसा ना हो। किसके जैसा ना हो? तो कहा वाच्याद अनतिशायिनी, वाच्य की अपेक्षया अनतिशयित जो व्यंग्य होगा, मतलब अतिशयन जो व्यंग्य न हो, वैसे काव्य को क्या कहेंगे? मध्यम काव्य कहेंगे। तो केवल अतादृशी का क्या उन्होंने अर्थ लिखा है? वाच्य की अपेक्षया अनतिशायिनी, तादृशी मतलब तो अतिशायिनी, है ना, लेकिन अतादृशी मतलब अनतिशायिनी, यही कर दिया उन्होंने अतादृशी की व्याख्या। मतलब पूर्व उत्तम काव्य में जैसा व्यंग्य होता है वैसा यहाँ पर न हो, मतलब वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य अतिशयन न हो, ऐसे काव्य को मध्यम काव्य कहते हैं। बस अतादृशी बराबर अनतिशायिनी, है ना, अतिशयन न हो। किसकी अपेक्षा? तो वाच्याद, वाच्य की अपेक्षा।
आ गया होगा आपको समझ में। अब ज़्यादा कुछ इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने मूल में ही इस बात को समझ लिया है। चलिए, यथा करके मध्यम काव्य का दृष्टांत दे रहा है ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए, ठीक है ना, कि क्या है मध्यम काव्य। तो देखिए, बहुत छोटा सा श्लोक है, अच्छा सा सरल श्लोक है, कुछ है नहीं इसमें। देखिएगा, इसमें आपको जो इस स्क्रीन में देख रहे हैं वहाँ ये लिखा हुआ है, 2 जगह आ गया। तो आप ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ य च छ ज य जो पंचम वर्ण य है वो आधा जहाँ पर आता है वहाँ पर, पता नहीं PDF वालों को नहीं टाइप हो पाया होगा तो उन्होंने ये लिख दिया है। कल के पाठ में भी ऐसा था, एक ही जगह य समझिएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, ग्राम तरुणम तरुण्या नववंजुल मंजरी सनाथकरम पश्यन्त्या भवति मुहुर नितराम मलिना मुखच्छाया। ये मुहु उकार भी ह के साथ जोड़ देना है, मुहुर नितराम साथ में कर लीजिएगा, मुहुर नितराम मलिना मुखच्छाया। चलिए, तो ये हो गया आप क्या, ये उदाहरण मध्यम काव्य का। अब क्या है इसका थोड़ा अर्थ समझ लिया जाए संक्षेप से, ठीक। देखिए, ग्राम तरुणम, गांव का कोई तरुण था, ठीक है ना, गांव में कोई तरुण मतलब युवक था, ठीक है ना, उसको पश्यन्त्या तरुण्या, है ना, पश्यन्त्याः तरुण्या, उसको देखने वाली जो तरुणी युवती थी उसको देख रही थी, तो उस तरुण्याः मुखच्छाया मलिना भवति, है ना, उसको देखने वाली जो तरुणी है, युवती है, उसकी मुखच्छाया, उसकी मुख की जो आभा कांति थी वो मलिना भवति, वो मलिन हो गई, है ना, ये कह रहा है। मुख्य यही वाक्य है। अब इसमें किस में क्या विशेषण है उसको देखा जाए जरा। ग्रामतर, देखिए क्या चीज़ है, कोई युवक था, वो किसी युवती के घर के बाहर आके खड़ा हो गया और वो हाथ में क्या हुआ लिया हुआ था, तो नववंजुल मंजरी सनाथकरम, ठीक है ना। वंजुल एक पेड़ आता है, वेतस का पेड़ जिसको कहते हैं, या अशोक का पेड़ भी जिसको कहते हैं, है ना, वो वंजुल मतलब अशोक का पेड़, अशोक पेड़, अशोक नाम का पेड़, या तो वेतस का पेड़, है ना। आप लोग समझ जाएंगे, न समझ में आए तो वेतस का पेड़ आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको चित्र दिखा देगा। तो चलिए, वो जो बेतस का पेड़ है या तो अशोक का जो पेड़ है, उसकी जो मंजरी मतलब उसकी जो शाखा डाली, और वो कैसी नव मतलब अभी ही वो निकली हो ऐसी डाली, उसकी जो मंजरी है, डाली है अशोक वृक्ष की जो डाली जो कि नव है ना, नववंजुल मंजरी। वो मंजरी कैसी है, नव मतलब नूतन है, अभी खिली हुई, ऐसी नहीं सूखी हुई नहीं लिया, वो कैसी नई अभी ही खिली हुई जो मंजरी होती है, वो सनाथ करम, उससे युक्त हाथ वाला, है ना, उसको हाथ में लिए हुए वो ग्राम तरुण जो है वो युवती के घर के बाहर खड़ा था। और वो युवती जो तरुणी युवती थी उसने उस तरुण को देखा, है ना। तो वो जब देखी उस तरुण को बार बार, है ना, मुँह बार बार जब उसको देखने लगी तो उससे क्या हुआ, वो युवती ने जब वो पुरुष को, वो युवक को देखा तो उसकी मुखच्छाया, उसकी मुख की कांति जो है वो क्या हो गए, मलिन हो गए। मलिन हो ही जाती है, ठीक है ना। उसको अब कोई लड़का उसको देख रहा है इस तरह से तो उसकी मुखच्छाया क्या हो गई, मलिन हो गई। यही बात ये श्लोक में कही है, इसको समझिए। पहले इसका वाच्यार्थ अभी आपको मैं समझा रहा हूँ, देखिएगा ये जो शब्द अर्थ से ही निकाला हुआ है ना, और कहीं से ला करके अर्थ नहीं किया। जो शब्द से समझ में आ रहा है वही वाच्यार्थ ही मैं इस श्लोक का बता रहा हूँ। समझ में आया? अब अन्वय करेंगे, समझ में आ जाएगा। नववंजुल मंजरी सनाथ करम ग्राम तरुणम, वो जो गांव का तरुण है वो गांव तरुण कैसा है, नववंजुल मंजरी सनाथ करम मतलब बेतस का जो पेड़ है उसकी जो अभी ताजी जो मंजरी मतलब उसकी जो शाखा डाल वगैरह जो भी थी उसको हाथ में लेके, हाथ में लिया हुआ जो गांव का युवक है, तरुण है, उसको पश्यन्त्याः तरुण्याः, षष्ठी ये दोनों, पश्यन्त्याः उसको देखने वाली जो तरुणी है उस तरुणी के मुखच्छाया, उसकी मुख की जो छाया है, कांति है, आभा है, प्रभा है, वो मलिना नितराम मलिना भवति, उसकी मुख की जो कांति है वो अवश्य ही क्या हो गई, मलिन हो गई, है ना। वो मतलब उसका तेज चला गया कि अरे वो युवक वहाँ खड़ा है मुझे देख रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हुई। अब देखिए इसमें क्या, ये तो वाच्यार्थ हो गया आपका, समझ में आया होगा अन्वय। नववंजुल मंजरी सनाथ करम ग्राम तरुणम पश्यन्त्याः तरुण्याः मुखच्छाया मलिना भवति, नितराम मलिना भवति, है ना।
समझ में आया? ये अन्वय हो गया, आपको अर्थ भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये तो वाच्य अर्थ हुआ इसका। अब इसमें एक व्यंग्य अर्थ भी है। क्या व्यंग्य अर्थ है? व्यंग्य अर्थ ये है कि वो जो गांव का जो युवक था, वो हाथ में वो अशोक वृक्ष की, चाहे बेतस वृक्ष की नई जो खिली हुई जो मंजरी मतलब डाल शाखा थी, उसको हाथ में लेके खड़ा था। तो वो क्या कर रहा था? वो वहाँ पर खड़ा खड़ा उसको संकेत दे रहा था, है ना, बुलाने के लिए। वो उसका कोई होगा उन दोनों के बीच का कोई संकेत करने के लिए, वो है ना। तो वो संकेत कर रहा था वहाँ पर कि भाई अब चलो आओ तुम, लेकिन वो जा नहीं पा रही थी, है ना। कुछ कारणवश कुछ कार्य आ गया होगा, चाहे घर में कोई परिचित लोग आ गए होंगे या तो बहुत लोग होंगे, तो वहाँ से निकलना संभव नहीं होगा। तो वो जो जा नहीं पा रही थी, इसलिए उसकी मुखद छाया मलिन हो गई। ये व्यंग्य अर्थ इसमें उद्भाषित हो रहा है ना। ये समझ में आया? देखिए वहाँ पर नीचे व्याख्या में आचार्य मम्मट लिख रहे हैं, अत्र मतलब इस काव्य में ये जो ऊपर श्लोक दिया उसमें वंजुल लता गृहे, वंजुल नाम का जो मैंने बताया बेतस का पेड़ या तो वृक्ष, उसकी बेतस का पेड़ जहाँ पर था वहाँ पर वंजुल लता गृहे, वंजुल जो लता थी वहाँ पर उसके गृह मतलब उसकी छाया में दत्त संकेता नागता, मतलब वो युवती नहीं आई। जहाँ वो युवक खड़ा था अशोक वृक्ष की छाया में, वहाँ पर वो जो है युवती तरुणी नहीं आई। कैसी वो थी? तो दत्त संकेता, मतलब जिसको संकेत दिया गया था, वो अपने हाथ में वो शाखा को लेके उसको संकेत दे रहा था कि अब तुम आ जाओ, लेकिन वो नागता, ये व्यंग्य उसमें से निकल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए वो पहले, अभी तो मोबाइल से संकेत दे देते हैं, लेकिन उस समय तो नहीं ना था, इसलिए शाखा से बेचारा संकेत दे रहा होगा, तो उसमें कुछ है नहीं। तो ये उसमें से व्यंग्य आ रहा है, ठीक है ना, ये श्लोक में से। तो देखिए ये व्यंग्य वाच्य की अपेक्षा अधिक भाषित हो रहा है क्या? वाच्य की अपेक्षा, जो वाच्य अर्थ इसका है कि भाई ग्राम तरुण को वो तरुणी देख रही थी। वो ग्राम तरुण कैसा था? हाथ में वो डाल को लेके खड़ा हुआ था। वो ग्राम तरुण को बार बार देखने से वो तरुणी की जो मुखद छाया थे वो मलिन हो गई। ये जो उसका वाच्यार्थ है उसकी अपेक्षा व्यंग्य अर्थ अधिक भाषित हो रहा है क्या? अधिक चमत्कार युक्त हो रहा है क्या? नहीं, इतना भाषित नहीं हो रहा। जैसे हमने पिछले काव्य में देखा था, है ना, पिछला काव्य क्या था हमारा, उदाहरण क्या था? निश्चय सच्युत चंदनम, उसकी तरह यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या वाच्य अर्थ वस्तुतः चमत्कारी हो रहा है, उससे ही अच्छा अर्थ निकल के आ रहा है। वाच्य अर्थ जो निकल रहा है कि वो जो गांव का तरुण जो बाहर खड़ा हुआ था हाथ में वो डाली लेकर के, उसको बार बार देख, मुँह पश्यन क्या तरुण्य, बार बार उसको देख करके वो जो तरुणी है उसकी मुखद छाया क्या मलिन हो जा रही थी, है ना, उसकी आभा चली जा रही थी, प्रभा चली जा। तो ये वाच्य अर्थ ही उसका क्या हो रहा है? अधिक चमत्कार पूर्ण लग रहा है व्यंग्य अर्थ की अपेक्षा। व्यंग्य अर्थ क्या है कि वो वंजुल लता गृह में वो युवती जो थी उसको वो नहीं जा पाई, ये उसका व्यंग्य अर्थ है, इससे निकल के आ रहा है। वो संकेत दे रहा था डाली से, लेकिन वो जा नहीं पा रही थी, ये व्यंग्य अर्थ है। लेकिन व्यंग्य अर्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण नहीं प्रतीत हो रहा है। तो वाच्य की अपेक्षा जब व्यंग्य अर्थ अधिक न भाषित होता हो, अतिशय न भाषित न होता हो, तब वो क्या कहलाता है? मध्यम काव्य कहलाता है। तो यही वो मध्यम काव्य है। देखिए क्या लिख रहे हैं आचार्य मम्मट, अत्र वंजुल लता गृह, है ना, बेतस के लता के गृह छाया में, वहाँ बहुत सारे बेतस के पेड़ होंगे, वहाँ पर दत्त संकेता नागता, दंत संकेता जो तरुणी थी जिसको संकेत दिया गया था युवक के द्वारा, वो युवती नागता, वो युवती नहीं आई। तो ये जो व्यंग्य यहाँ भाषित हो रहा है, हो तो रहा है, देखिए ध्यान रखिएगा, व्यंग्य नहीं हो रहा है नहीं कह रहे, बिल्कुल नहीं हो रहा है नहीं है बात, लेकिन यहाँ व्यंग्य क्या हो गया? गौण हो गया है, गुणीभूत हो गया है। आया कि नहीं आया? तदपेक्षा, उस व्यंग्य की अपेक्षा वाच्य ही यहाँ क्या है? चमत्कारी है, चमत्कार करने वाला है, चमत्कार पूर्ण है ना। वाच्य अर्थ जो आ रहा है कि उसको बार बार देख करके युवती की जो मुखद छाया मलिन हो गई, ये जो वाच्य अर्थ है यही क्या हुआ? आपका चमत्कारी है, चमत्कार पूर्ण यहाँ पर है। तो देखिए व्यंग्य यहाँ पर क्या हो गया है? उसकी अपेक्षा अतिशय न भाषित नहीं हो रहा है, इसलिए मध्यम काव्य है। और ये अधम काव्य नहीं कह सकते इसको, क्योंकि अधम काव्य का मैंने आपको शुरुआत में बताया था जिसमें व्यंग्य ही न हो,
है ना। इसमें व्यंग्य है, इसका मतलब ये अधम काव्य नहीं है, व्यंग्य है। और इसको उत्तम काव्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य अतिशय न भाषित नहीं हो रहा है, अतिशय न चमत्कार पूर्ण नहीं हो रहा है ना, चमत्कारी नहीं हो रहा है, तो इसलिए उत्तम भी नहीं कहा जा सकता। यही मध्यम का नाम है कि भाई जिसमें वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य अतिशय न चमत्कार पूर्ण न हो, वही क्या है आपका मध्यम काव्य है। तो वैसा ही ये मध्यम काव्य है। उसका दूसरा नाम बताया गुणीभूत व्यंग्यम, मतलब जिसमें व्यंग्य गुणीभूत हो जाता है, ऐसा मध्यम काव्य है। तो चलिए आप लोगों को उदाहरण समझ में आ गया मध्यम काव्य का स्वरूप समझ में आ गया, और मध्यम काव्य का दूसरा नाम जो गुणीभूत व्यंग्यम है वो भी समझ में आ गया होगा। बस यही मध्यम काव्य के विषय में चर्चा हमको करनी थी, हम लोगों ने कर ली, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पर संदेह है तो आप लोग अवश्य ही पूछ सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग बस अधम काव्य का जो तीसरा भेद, काव्य का जो तीसरा भेद है अधम काव्य, उसको समझेंगे, और ये प्रथम उल्लास की वहाँ पर परिसमाप्ति हो जाएगी। आज का पाठ यहीं रखते हैं। अस्तु।